हेलो दोस्तों। तो चलिए हम लोग जो सीरीज़ जो हमने यूपीएससी की प्रीलिम्स की जो जनरल स्टडीज़ की जो पेपर होती है उसकी फुल एनालिसिस से जो शुरू की थी उसका पहला पार्ट हमने पिछला बार अपलोड किया था। अब उसका दूसरा पार्ट हम कवर करने वाले में है। और जो पहला पार्ट है उसमें हमने 1 से लेके 25 तक के क्वेश्चंस को देखा था, जबकि इस बार हम लोग देखने वाले हैं 26 से लेके 50 तक के क्वेश्चंस को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और एक बार हम फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि यूपीएससी के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है स्ट्रैटेजी। और स्ट्रैटेजी जो होता है समझ आपकी और वो जो समझ डेवलप होगी वो आपकी होगी। पहले तो आपको सिलेबस अपना देखना होगा, बहुत अच्छे से समझना होगा। और सिलेबस कैसे देखना होगा? सिलेबस को प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू तीनों में जो क्वेश्चंस आते हैं, प्रीलिम्स में तो पूछे जाते हैं, मेंस में पूछे जाते हैं और इंटरव्यू में सामने से पूछ लिए जाते हैं पर्सनालिटी टेस्ट के आधार पे। तो तीनों में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके अनुसार सिलेबस को देखना है और सिलेबस के अनुसार इन क्वेश्चंस को देखना है। और उसके अनुसार हम अपने पढ़ाई को डायरेक्ट करेंगे कि अगर हम कोई भी मटेरियल पढ़ रहे हो, चाहे वो स्टैटिक हो, चाहे वो करंट अफेयर हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, चाहे वेबसाइट से पढ़ रहे हो, चाहे बुक से पढ़ रहे हो, स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो जब तक हम अपने जो पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको अगर हम लोगों ने अच्छे से एनालाइज नहीं किया कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में अच्छे से किया है और उसी सीरीज़ को हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, तब तक हम अपनी प्रिपरेशन को वो पिन पॉइंट हम लोग नहीं दे पाएंगे जो कि होना चाहिए। अगर हम लोगों ने ये चीज़ अच्छे से समझ लिया और कर लिया तो ये समझ लीजिए कि आपकी मेहनत में बहुत ज़्यादा कटौती हो जाएगी और आपके स्मार्ट वर्क जो है वो बढ़ जाएगी। आपका स्मार्टनेस इसमें बढ़ जाएगी कि आपकी तैयारी बहुत ही कम मेहनत में बहुत ज़्यादा आउटपुट देने लगेगी। बिल्कुल प्रिसाइज़ तरीके से आपकी तैयारी होने लगेगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो 26वां जो क्वेश्चन है वो ये है कि द टर्म लेवेंट ऑफन हर्ड इन द न्यूज़ रफली कॉरस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो यहाँ बोला गया है कि जो एक लेवेंट जो टर्म है जो अक्सर न्यूज़ में आ रहा है वो किस चीज़ से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो टर्म होते हैं उस पर आपको ध्यान देना है कि उसका किससे संबंधित वो टर्म है और वो किस सेक्टर से संबंधित है और वो क्यों न्यूज़ में है, उसका क्या प्रासंगिकता है, रिलेवेंसी क्या है उसकी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पहला ऑप्शन में दिया गया है कि क्या ये एक रीजन है along द ईस्टर्न मेरिडियन शोर्स, या फिर बी में रीजन along नॉर्थ अफ्रीकन शोर्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम इजिप्ट टू मोरक्को। क्या ये नॉर्थ अफ्रीकन शोर्स के along जो रीजन है वो इजिप्ट से लेकर मोरक्को तक उसका ये रीजन है। तीसरा है रीजन along पर्शियन गल्फ एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका। चौथा है द इंटायर कोस्टल एरियाज ऑफ मेडिटेरेनियन सी। तो इस तरह के अगर आपको कोई टर्म देखने को मिले, देख लीजिए वो क्या है, वो प्लेस है या फिर कोई एग्रीमेंट है, क्या है वो और किस चीज़ से संबंधित है। अगर अगर कोई टर्म है जो एग्रीमेंट वगैरह है तो वो किस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, और अगर कोई नॉर्मल टर्म है, ज्योग्राफिकल टर्म है, तो कुछ एरिया से संबंधित है। यहाँ पर देखिए एरिया से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27th, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। तो 5 कंट्रीज के नाम दिए गए हैं, अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। विच ऑफ द एबव है बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान। तो हम लोग जानते हैं कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्योंकि अफगानिस्तान पिछले कई सालों से लगातार पिछले कई सालों से न्यूज़ में रहा ही है। और पिछले साल न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि वहाँ टेक ओवर हो गया था तालिबान का, और यहाँ की जो नॉर्मल गवर्नमेंट थी उसको हटा के तालिबान सत्ता पे बैठ गई। और वहाँ पे यूएसए ने भी वहाँ से विड्रॉ कर लिया अपने सैनिकों को। और इन तमाम वजहों से साथ साथ जो आतंकवादी घटनाएं वहाँ होती रहती हैं, इन सब चीज़ों के कारण अफगानिस्तान अक्सर न्यूज़ में रह रहा है और इसके चलते ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। इसमें 5 कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं ऊपर में, और ये पूछा जा रहा है कि कौन कौन से कंट्रीज़ अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बनाते हैं या बॉर्डर लगाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में जो कंट्री है उसको लेके हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछती ही पूछती है। और साथ साथ यही इसको पूछने का तरीका भी यहाँ पे देख लीजिए कि बोल रहा है कि 5 कंट्रीज़ दे दिए गए हैं और 5 कंट्रीज़ के बोला गया इसमें कौन कौन से बॉर्डर लगाते हैं। तो जब तक आप उस कंट्री या जगह को अच्छे से मैप में नहीं देख पाएंगे, पिछले
वीडियो में हमने देखा था कि लेक के बारे में पूछा गया था कि कोई लेक था तो उसके बारे में पूछा गया था ये कौन से एरिया में है, इस तरह का कोई कुछ क्वेश्चन था। और इस बार देखिए कंट्री का नाम ही पूछ लिया गया, उसमें 5-5 कंट्री के दिए गए हैं कि कौन कौन से देश अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगाते हैं, तो इस बारे में आप ज़रा गौर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो बोला जा रहा है कि जो मोनाजाइट है इज ए सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, तो क्या ऐसा है? दूसरा ऑप्शन है कि मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम। तीसरा ऑप्शन है कि मोनाजाइट ऑकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया। चौथा है इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं मोनाजाइट को लेके, यहाँ पर सवाल पूछा गया। तो आप देख सकते हैं कि किसी मिनरल को लेके भी सवाल बनते हैं, और इसमें देखिए कैसे कैसे बनाए गए हैं ऑप्शन। बोला गया क्या एक रेयर अर्थ का सोर्स है, पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा क्या है, इसमें कोई और भी तत्व पाया जाता है जैसे कि थोरियम, ये ऑप्शन बनाया गया। तीसरा बनाया गया है कि ये कहाँ पाया जाता है, क्या ये इंटायर इंडियन कोस्टल रेंज में पाया जाता है। चौथा वो भी नेचुरली। और चौथा जो ऑप्शन है वो ये है, गवर्नमेंट बॉडी ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनेजाइट। तो क्या सिर्फ गवर्नमेंट बॉडी के पास ये अलाउ है कि वो इस जो मोनेजाइट जो तत्व है वो उसको प्रोसेस या एक्सपोर्ट कर सकती है। तो आप देख सकते हैं कि एक तो ये रेयर का सोर्स है कि नहीं ये पूछ लिया गया, उसके बाद इसमें और क्या क्या कौन से तत्व होते हैं ये पूछ लिया गया, और ये नेचुरली होता है कि नहीं ये पूछ लिया गया, फिर कहाँ होता है ये पूछ लिया गया। तो अगर आपको अगली बार किसी यूरेनियम का आ जाए, न्यूज़ में आप पढ़ने को मिल जाए, करंट अफेयर में पढ़ने को मिल जाए, तो इन चीज़ों का आप भी उसमें ध्यान रखिएगा। 29th नंबर क्वेश्चन है कि इन द नदर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली ऑकर्स इन द। तो इस नॉर्मल सा सवाल है, ये एनसीईआरटी पढ़ के जो सिक्स की एनसीईआरटी जिसने पढ़ी होगी ज्योग्राफी की वो इसका आंसर आसानी से दे सकता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो करंट अफेयर्स लेके क्वेश्चन है उससे लेके बिल्कुल स्टैटिक तक के क्वेश्चंस यूपीएससी के प्रीलिम में पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ ऐसे प्रश्नों की संख्या बहुत ही कम होती है, लेकिन होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने डायरेक्ट डेट पूछ लिया है, बल्कि उन्होंने थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेट करते हुए बस ये पूछा है कि फर्स्ट मंथ हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून है, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून है, या फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई है, या सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई है। तो इसका जवाब वही दे पाएंगे जो बिल्कुल शांत हो, और इतनी भी शांति नहीं चाहिए, लेकिन इसके अनुसार वो यही जानना चाहते हैं कि अगर आपको कोई आंसर आता है तो आप सही आंसर सही करके आएंगे, या फिर उसमें भी हड़बड़ी के चलते अपनी एक्साइटमेंट के चलते गलत करके आएंगे। उसको जांचने के लिए ये लोग इतने आसान आसान क्वेश्चन बीच में डाल देते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 30th नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ वेटलैंड और लेक दिए गए हैं, दूसरी तरफ लोकेशन दिए गए हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि उसमें भी एक तरफ माउंटेन पीक दिए हुए थे और दूसरी तरफ कौन से पार्ट हिमालयन का पार्ट है में पड़ता है वो ये दिया गया था। और इस बार भी लेक की लोकेशन को यहाँ पर क्वेश्चन बना के पूछा जा रहा है। इसमें बोला कि कौन कौन से जो मैच है वो करेक्टली है। तो यहाँ पर होकेरा वेटलैंड का नाम दिया गया है, रेणुका वेटलैंड का नाम दिया गया है, रुद्रसागर लेक का नाम दिया गया है, सस्तम कोटा लेक का नाम दिया गया है, और साथ में लोकेशन में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और तमिलनाडु का नाम दिया गया है। तो जो अगर अगली बार आप वेटलैंड या लेक का नाम जाने तो उसको देख लें कि कौन से राज्य में वो पड़ता है। जैसे कि पिछले बार कौन सा पीक कौन से हिमालयन रीजन में पड़ता है, इस तरीके से। साथ साथ अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा कि कौन से शोर के किनारे कौन सा चीज़ पड़ता है। फिर मोनाजाइट के बारे में भी ऐसा ही कुछ था कि क्या इंडियन शोर के किनारे ये मिलता है। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग। तो पहला दूसरा तीन चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर, दीक्षा। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन से जो हैं वो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो हम जानते हैं कि ये सब गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए साइट्स प्लेटफॉर्म्स हैं। आरोग्य सेतु हम लोग कोविड के दौरान यूज़ किया, कोविन भी कोविड के दौरान ही यूज़ किया गया, डिजिलॉकर हम लोग यूज अभी भी करते हैं, और दीक्षा जो है वो भी यूज़ होता है। तो इस तरीके से ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। बिल्कुल ई गवर्नेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और बोला कि इसमें से कौन से जो है वो ओपन सोर्स है। और इसकी चर्चा ये क्वेश्चन इसलिए आया है क्योंकि प्रधानमंत्री ने शायद इसके लिए, और जो एम्स के डायरेक्टर वगैरह थे या फिर शायद बायोटेक के होंगे,
नहीं, बायोटेक के नहीं, एम्स के ही या नीति आयोग के सर किसी बड़े अधिकारी ने ये बोला था कि ये बिल्कुल ओपन सोर्स है, ऐसा उन्होंने बोला था और देखिए उसी पे ये क्वेश्चन आ गया। तो अगर कोई बड़े ऑफिसर्स हैं या फिर बड़े मिनिस्टर हैं या प्रधानमंत्री क्यों ना हो, अगर वो स्टेटमेंट अगर दे रहे हैं तो उसको ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हो, क्योंकि उससे मेंस में तो क्वेश्चन आते ही हैं, प्रीलिम्स में भी आते हैं। 32 number question. With reference to Web 3.0, consider the following statements. The first statement is Web 3.0 technology enables people to control their own data. The second statement is in Web 3.0 world, there can be blockchain based social networks. And the third one is Web 3.0 is operated by users collectively rather than a corporation. तो क्या ऐसा है? तो यहाँ पर देखिए वेब 3.0 को लेकर क्वेश्चन है। तो वेब 3.0 को देख के हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये डिजिटल इंडिया और जो बिल्कुल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इश्यूज रिलेटेड टू आईटी, स्पेस, रोबोटिक्स वाला जो सेगमेंट है ना, उसी से ये उठा के ये क्वेश्चन दिया गया है। इसमें देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें बोला गया है कि क्या इससे ये होगा वेब 3.0 टेक्नोलॉजी से कि ये पीपल को इनेबल करेगा उनके अपने डाटा को कंट्रोल करने में। दूसरा है कि क्या ये ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क है। और तीसरा है कि क्या इसको यूजर कलेक्टिवली ऑन करते हैं, ऑपरेट करते हैं या फिर एक कॉरपोरेशन करती है। तो ये बिल्कुल करेंट अफेयर की बिल्कुल ये बात है, ये वहाँ से प्रश्न उठ के आया है ये। और ये आपको करेंट अफेयर मटेरियल में आपको पढ़ने को मिल गया होगा, किसी भी कोचिंग संस्थान में आपको ये चीज़ मिल गया होगा। तो 3 number question is with reference to सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यानी कि SaaS, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एक टर्म है और उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए गए हैं, उस पर हमें सही का पता लगाना है। तो लिखा हुआ है कि SaaS buyers are can customize the user interface and can change data fields. दूसरा है कि SaaS users can access their data through their mobile devices. And the third is Outlook, Hotmail and Yahoo Mail are form of SaaS. तो क्या ऐसा है? अब देखिए वेब 3.0 के बारे में पूछा गया, उसके बाद ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स के बारे में पूछा गया और तीसरा में ये पूछ लिया गया सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यानी SaaS, उसके बारे में पूछ लिया गया। तो हम देख सकते हैं कि जो पर्टिकुलर जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे ब्लॉकचेन के बारे में पूछा जा सकता है, शायद पूछा भी गया है पिछले बार। तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी आ रही है, जैसे 5G के बारे में पूछा जा सकता है, एक बार वाईफाई के बारे में पूछा गया था, लाइफाई के बारे में वही हाँ पूछा गया है एक बार क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर कोई टर्मिनोलॉजी है तो उसके बारे विशेष ध्यान करके और हमें उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जानना है। द नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया बिहाइंड द फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डियर सिस्टम ऑफन टॉक अबाउट इन इंडिया। तो इसमें बोल रहा है कि जो फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम जो है वो कौन सा जो नीचे दिया गया जो स्टेटमेंट है वो उसको सही से रिफ्लेक्ट करता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, जिसमें पहला है कि ए हाइपरसोनिक मिसाइल इज लॉन्च्ड इनटू स्पेस टू काउंटर द एस्टेरॉयड अप्रोचिंग द अर्थ एंड एक्सप्लोड इट इन स्पेस। तो बोल रहा है कि क्या ऐसा हाइपरसोनिक मिसाइल है ये जिसको लॉन्च किया था स्पेस में, ताकि कोई एस्टेरॉयड अगर पृथ्वी की तरफ आ रहा हो तो उसको स्पेस में ही उड़ा दिया जाए उस हाइपरसोनिक मिसाइल की मदद से। दूसरा ऑप्शन ये है कि ए स्पेस क्राफ्ट लैंड्स ऑन अनदर प्लैनेट आफ्टर मेकिंग सेवरल ऑर्बिटल मोशंस। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि एक स्पेस क्राफ्ट है वो दूसरे प्लैनेट पे लैंड करता है बहुत सारे सेवरल ऑर्बिटल मोशन बनाने के बाद। तीसरा है कि एक मिसाइल जो है वो एक स्टेबल ऑर्बिट में पुट की जाती है अर्थ के और फिर उसको डीऑर्बिट किया जाता है ताकि वो दूसरे टारगेट की ओर बढ़ सके। चौथा है ए spacecraft moves along a comet with the same speed and places a probe on its surface। तो चौथा जो ऑप्शन है ये वो बोलता है कि क्या ये कॉमेट की तरफ ये मूव करता है, स्पेसक्राफ्ट है और ये जो कॉमेट की तरफ मूव करता है। तो इस तरीके से चार ऑप्शन दिए गए हैं। और फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम जो है वो न्यूज़ में है, वो क्यों है और क्या चीज़ है ये। तो ये चीज़ हमें जैसे कि पहले भी मैंने बताया था आपको कि इस तरह की टर्मिनोलॉजी जो स्पेशल टाइप की लगे, जैसे कि G20 कॉमन फ्रेमवर्क था,
तो उसी तरह से ये फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम है, या फिर सास की बात हो गई अभी, SAAS, या फिर आप बोल सकते हैं थर्ड, एक बार न्यूज़ में आया था, उसको लेके क्वेश्चन पिछले साल यूपीएससी ने पूछा भी था। तो इस तरीके से टर्म्स पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो उस पर आपको ज़रा सा सतर्क रहना होगा। 35th नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द कंटेक्स्ट इन विच द टर्म क्यूबिट इज मेंशन। तो क्यूबिट देखिए यहाँ पर एक टर्म है जो अक्सर न्यूज़ में रहता है, तो उसको लेके ये पूछ लिया गया कि क्यूबिट आखिर है क्या ये क्लाउड सर्विसेज से संबंधित है, क्वांटम कंप्यूटर से संबंधित है, या फिर विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है, या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों का ऑप्शन देख के आपको बताना है कि क्यूबिट आखिर किससे संबंधित है। तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया। द नेक्स्ट वन इज विच कंसिडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, क्लोज सर्किट टेलीविजन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, या वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। विच वन ऑफ द एबव आर कंसिडर्ड शॉर्ट रेंज डिवाइसेज या टेक्नोलॉजीज। तो ये बोला गया है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि क्लोज सर्किट टेलीविजन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ये क्या है कि कौन सी जो है इसमें शॉर्ट रेंज डिवाइसेस के तौर पे हम इसको मान सकते हैं। तो 3 तरह के डिवाइसेस दिए गए हैं, उनके शॉर्ट रेंज डिवाइसेस के बारे में बोला गया है। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल है, जो साइंस फील्ड के स्टूडेंट होंगे शायद उनको कुछ पता होगा इसके बारे में, और ऐसे तो नहीं लगता कि ये कोई करंट अफेयर की न्यूज़ है। तो थोड़ी सी इसको टेक्निकल चीज़ें हैं जिसमें जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं वो थोड़ी इसमें एज ले लेंगे, लेकिन ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो साइंस वालों के लिए ईजी नहीं होते, हम लोग के लिए ईजी होते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, और जो चीज़ समझ में ना आए उसमें थोड़े से आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है, बाद में उसको लास्ट में देखने की ज़रूरत है अगर वो कोई क्वेश्चन ना आए। 37 नंबर क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला बोल रहा है कि बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज। द सेकेंड वन इज biofilms can form and food processing surfaces. The third one is biofilms can exhibit antibiotic resistance. तो बायोफिल्म्स को लेकर सवाल पूछा गया है और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा गया है कि क्या वो मेडिकल इम्प्लांट्स बना सकती हैं ह्यूमन टिश्यूज के अंदर, या फिर क्या वो फूड बना सकती हैं और फूड प्रोसेसिंग सर्फेसेस बना सकती हैं, या फिर क्या वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दिखा सकती हैं। तो बायोफिल्म्स को लेके यहाँ पर सवाल बनाया गया है। तो बायोफिल्म्स अगर न्यूज़ में आया होगा तो उसको लेके इन्होंने बनाया है, और कई बार देखते हैं कि उस पर कुछ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसको अच्छे से कवर करते हैं, उसका डिटेल भी देते हैं। तो वैसा ही होना चाहिए ताकि हम इन क्वेश्चंस का जवाब दे सकें। इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर बहुत सारे लोग इसे मिस कर जाते हैं इसको, तो इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। द 38 नंबर क्वेश्चन इज, तो 38 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक्स को लेके यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। इसका पहला ऑप्शन जो है वो ये है कि प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट। दूसरा क्वेश्चन है कि द ऑर्गेनिजम्स इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड्स वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली अकर इन आवर गट। द थर्ड वन इज प्रोबायोटिक्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर्स। तो प्रोबायोटिक की जैसे पिछली बार हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा था वो लेके था आपके बायोफिल्म्स के लेके, इस बार प्रोबायोटिक के लेके टर्म है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें उसमें भी जो स्पेशल जो उसके प्रॉपर्टीज़ हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके जो गुण धर्म हैं उसके बारे में लेके ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जब भी अक्सर हम देखते हैं कि जो करंट अफेयर्स हमारे होते हैं उसमें ऐसे ऐसे न्यूज़ आते रहते हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब यूपीएससी भी जो है वो साइंस बेस्ड क्वेश्चंस पे और इकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ज़्यादा गौर कर रही है, टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पे ज़्यादा गौर कर रही है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा इस मामले में ध्यान देना होगा और इस तरफ अपने कदम बढ़ाने होंगे, जानकारी इसकी होनी चाहिए हमें। द नेक्स्ट वन इज 39 नंबर क्वेश्चन इज, इन द कंटेक्स्ट ऑफ वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर्ड टू प्रिवेंट कोविड-19 पैंडेमिक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसमें जो बोला गया है कि जो
कोविड-19 वैक्सीन्स है जिसको कोविड-19 पैंडेमिक को रोकने के लिए बनाया गया था। तो उसमें निम्नलिखित जो स्टेटमेंट्स उस पर विचार कीजिए और अपना आंसर दीजिए। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है कि द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस्ड कोविड-19 वैक्सीन नेम्ड कोविशील्ड यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म। अब देखिए कोविड-19 2 साल तक हमारे देश में रहा, लगभग पूरी दुनिया में 2 साल तक रहा, अभी चाइना में भी है। तो इसमें बोला गया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उस समय बहुत न्यूज़ में था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये इंस्टीट्यूट, और इसके साथ साथ भारत बायोटेक भी था जिसने वो क्या बोलते हैं उसको कोवैक्सीन बनाई थी जिसने। तो ये दोनों फर्म्स बिल्कुल थे। एक हैदराबाद का भी जो फर्म था एक और, वो भी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था। तो इसमें उसी को लेकर के सवाल बना दिया गया है। और देखिए स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन थी पहली थी वो, तो पहली वैक्सीन यही बनी थी पूरी दुनिया में, उसको भी देखिए क्वेश्चन में शामिल कर लिया गया है। तो बोला गया पहला क्वेश्चन में कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसने कोविड-19 की वैक्सीन जो है कोविशील्ड वो बनाई थी और mRNA प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए बनाई थी। तो ये सिर्फ हमें ये नहीं जानना है कि कौन सी कंपनी ने कौन से उत्पाद बनाया, बल्कि अगर उसमें किसी खास टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, खास प्रोसेस का यूज हुआ है, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है। इस बात से हमें ये पता चलता है। दूसरा है कि स्पुतनिक 5 वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो क्या जो स्पुतनिक 5 है वो वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म का यूज करके बनी थी, ये पूछ लिया गया है। तीसरा है कोवैक्सीन इज एन इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन। तो बिल्कुल उसी पे हम जो मैं पहले बात बताई उसी को ध्यान में रखते आपको तैयारी करनी है कि कौन सी चीज़ किसने बनाई, उसमें अगर किसी स्पेशल प्रोसेस या फिर किसी स्पेशल टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है तो उस टेक्नोलॉजी को भी आपको जानना है, कम से कम उसका नाम तो ज़रूर जाने। और खास उस सिर्फ नाम ही नहीं, अगर उसके कुछ गुण धर्म हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो भी आपको जानने चाहिए। और 40 नंबर क्वेश्चन जो है वो ये है कि इफ़ ए मेजर सोलर स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर जिसको बोलते हैं, रीचेज द अर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन द अर्थ। तो इसमें सही साफ साफ बोला गया है कि अगर जो मेजर सोलर स्टॉर्म होता है जिसको सोलर फ्लेयर बोलते हैं, अगर वो पृथ्वी पर पहुंच जाए तो उसके क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे पृथ्वी पर। इसमें 6 नहीं 7 ऑप्शन दिए गए हैं, और 7 ऑप्शन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम कुड फेल। क्या जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम है वो फेल हो जाएगा। दूसरा है कि सुनामी हो सकता है जहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन है। तीसरा है पावर ग्रिड डैमेज हो सकते हैं। चौथा है इंटेंस ऑरोराज कुड अकर ओवर मच ऑफ द अर्थ। इसके हिंदी वर्जन को देखना पड़ेगा थोड़ा। पांचवा है फॉरेस्ट फायर्स कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लेनेट। क्या प्लेनेट पे हर तरफ फॉरेस्ट फायर हो जाएंगे। छठा है कि ऑर्बिट्स ऑफ द सैटेलाइट्स कुड बी डिस्टर्ब्ड। जो सैटेलाइट की हमारी ऑर्बिट है क्या वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। और सेवेंथ है शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर पोलर रीजन्स कुड बी इंटरप्टेड। तो जो 7 जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सोलर फ्लेयर के इफेक्ट से संबंधित है। तो अगर कोई ऐसी खगोलीय घटना घटे जैसे ब्लैक होल कहीं पे फट गया या फिर सुपरनोवा फटा, कुछ भी आकाशीय पिंड से संबंधित घटना हुई, उसका अगर वैज्ञानिक बोल रहे हैं उसका पृथ्वी पर भी असर पड़ने वाला है। जैसे कोई एस्टेरॉइड बहुत नज़दीक से गुजरने वाला होता है, या फिर कोई धूमकेतु, या फिर कोई पुछल तारा जिसको कॉमेट बोलते हैं, या फिर सन्स पे जो धब्बे होते हैं उसके अक्सर न्यूज आते रहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा किसी हबल टेलीस्कोप से या जेम्स टेलीस्कोप से दूर में कहीं पर हम किसी नई गैलेक्सी की खोज करते हैं या फिर नए ग्रह की खोज करते हैं, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है और उसके प्रभाव भी हमको देखने होंगे। द नेक्स्ट वन इज 41 क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर्स द emission reduction plays of different countries is a। तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर देखिए एक टर्म है जिसको यहाँ पर न्यूज़ में होगा, जिसको क्वेश्चन बनाया गया है। उसमें बोला गया है कि विच मॉनिटर्स द एमिशन रिडक्शन प्लेसेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज ए। तो इसका जो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर है उसका नाम ही से पता चलता है कि ये जो इमिशन प्लेस हैं उसको ट्रैक करता है, मॉनिटर करता है। तो
इसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो क्या है, वो सही क्या है इसमें बताइए। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि डेटाबेस क्रिएटेड बाय कॉलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। तो क्या एक डेटाबेस है जिसको रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के कॉलिशन में बनाया गया है, के द्वारा बनाया गया है। दूसरा है कि द विंग ऑफ इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्या ये आईपीसीसी का एक विंग है। तीसरा है कमिटी अंडर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का कमेटी है। चौथा है कि एजेंसी प्रोमोटेड एंड फाइनेंस बाई यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं कि द क्लाइमेट ग्रुप is an international non-profit organization that drives climate action by in building large networks and runs them। अब ये देखिए यहाँ पर क्लाइमेट ग्रुप की बात हो रही है, क्या ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो सिर्फ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि बड़े बड़े हैं, जैसे कि यूएन के 17 एजेंसीज हैं, यूएन के ही जैसे सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबली है, सिर्फ यही नहीं, आईपीसीसी है, तो यूएनएफसीसी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी अगर कोई है, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, फिर आईयूसीएन, तो इस तरह के तमाम जो एजेंसीज हैं वो अक्सर देखते हैं कि यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो उन सब चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना है बिल्कुल अच्छे से। उसमें वो क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में भी ध्यान देना है, उसके मेंबर्स कौन कौन है कौन नहीं है। जैसे कि अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पूछा था कि इसके बारे में इंडिया मेंबर है कि नहीं है। इसके मेंबर जो है यूरोप से हैं सिर्फ, या फिर सिर्फ एशिया से हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन बना के पूछा गया था। तो इसको ध्यान में रखना है, और खासकर वो क्या काम करती है उसको तो हमें ध्यान रखना ही रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बोला गया है कि द क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव्स क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क्स एंड रन्स देम। द नेक्स्ट वन इज द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज इन पार्टनरशिप विद द क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च ए ग्लोबल इनिशिएटिव EP100। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कई सारे क्वेश्चंस हैं और उसको बना के ये एक क्वेश्चन में सम्मिलित कर दिया गया है। इसमें देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है कि क्या जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसने क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च्ड, उसके साथ जो मिलके है ये EP100 इसने लॉन्च किया, क्या ये सही है। तीसरा है कि EP100 जो है वो ब्रिंग्स टुगेदर लीडिंग कंपनीज कमिटेड टू ड्राइविंग इनोवेशन इन एनर्जी एफिशिएंसी एंड इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिवनेस वाइल डिलीवरिंग ऑन इमिशन रिडक्शन गोल्स। तो इसमें देखिए कि पहला तो पूछा क्लाइमेट ग्रुप के बारे में, अब क्लाइमेट ग्रुप के बारे में पूछा कि ये है क्या और ये करता क्या है। दूसरा है कि क्लाइमेट ग्रुप ने किसके साथ पार्टनरशिप करके क्या लॉन्च कर दिया, ये दूसरे स्टेटमेंट में पूछ दिया गया। तीसरे स्टेटमेंट ये पूछा गया जो लॉन्च किया है, वो लॉन्च किया है वो क्या है, आखिर वो करता क्या है, उसका मकसद क्या है, उस वो कैसे काम करता है, ये पूछ दिया गया है। चौथा क्वेश्चन में ये पूछ दिया गया है कि इसके मेंबर कौन है, सम इंडियन कंपनीज आर मेंबर्स ऑफ EP100, ये पूछ दिया गया है। पाँचवा में पूछा गया है द एनर्जी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज द सेक्रेटेरिएट टू द अंडर टू कोalition। अब एक नया यहाँ पर मेंबर को यहाँ पर हमारे पिक्चर में आ रहा है, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए तो डिटेल में पूछा गया है इस चीज़ को। तो इसमें आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जो करंट अफेयर मटेरियल है वो इसमें अच्छे से कवर कर जाते हैं, और नहीं कवर होंगे तो किसी का नहीं कवर होंगे, उसमें आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 43rd question is, if rain forests and tropical forests are the lungs of the earth, then surely wetlands function as its kidneys. Which one of the following functions of wetlands best reflects the above statement? इसमें देखिए कितने अच्छे से क्वेश्चन बनाया है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनाया है इन्होंने। जैसे पहले पूछा है इन्होंने कि अगर जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स हैं और रेन फॉरेस्ट्स हैं जो कि पूरे विश्व में फैले हुए हैं पूरी पृथ्वी पर, अगर उनको लंग्स कहा जाता है तो क्या वेटलैंड्स को किडनी कहा जा सकता है। अब जो साइंस वाले हैं या फिर जिन्होंने साइंस अच्छे से पढ़ी है थोड़ी मेरे बचपन में भी, तो वो बता सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन जिन्होंने लापरवाही की है वो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसमें किडनी का फंक्शन जिसको पता नहीं होगा वो इसका जवाब नहीं दे पाएगा, तो किडनी जो फंक्शन जानता है वही इसका जवाब दे पाएगा। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि द वाटर साइकिल इन वेटलैंड
involves surface runoff, subsoil percolation, and evaporation. The second one is algae form the nutrient base upon which fish, crustan- crustaceans, mollusks, birds, reptiles, and mammals thrive. Third option is wetlands play a vital role in maintaining sedimentation balance and soil stabilization. Fourth question is Fourth option is aquatic plants absorb heavy metals and excess nutrients. तो इन चारों क्वेश्चन को ऑप्शन अगर आपको कुछ समझ में भी आ रहा होगा तो आपको जब तक किडनी क्या करती है ये नहीं पता होगा तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि चारों जो काम है वो वेटलैंड करती ही है, लेकिन किडनी के अनुसार बताना है ना कि किडनी क्या जो काम करती है वो वेटलैंड क्या करती है ये बताइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं और बहुत अच्छी बात है, ये सब कुछ को लेके वो जांच कर लेते हैं एक ही क्वेश्चन में। 44th question is in the context of WHO air quality guidelines consider the following statements। तो पहला जो है कि the 24-hour mean of PM 2.5 should not exceed 15 microgram per meter cube and annual mean of PM 2.5 should not exceed 5 microgram per meter cube। चूँकि हम जानते हैं कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ता जा रहा है और साथ साथ हमारी जो न्यूज़ में जो मोस्ट पोल्यूटेड शहर होते हैं उसमें इंडिया के सबसे ज़्यादा होते हैं, खासकर दिल्ली, गाजियाबाद जैसे शहर। और वहाँ पे पीएम का अक्सर वहाँ पे न्यूज़ में आता रहता है कि PM 2.5 का जो मान है वो 500 से ऊपर चला गया, 475 है अभी, यहाँ पर 600 पार कर गया, ऐसा रहता है। तो उसी पर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी अगर ज़्यादा पूछ ली जाती है तो हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। मैंने एक बात आपको बोली है, अगर आपने अच्छी से तैयारी की है और आप अगर घबरा रहे हैं तो समझ लीजिए कि अगला भी घबरा रहा होगा। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप देखिए कि आप कहाँ तक सेफ खेल रहे हैं। अगर आपकी जो आपने मार्क्स अब तक जितने भी अटेम्प्ट किए हैं उसके अनुसार अगर आपका हो जाएगा तो आप अननेसेसरी रिस्क मत लीजिए। अगर नहीं होगा तो फिर रिस्क लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ऐसे भी नहीं होना है तो फिर उसमें आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पर PM10 के भी ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंटर द ब्लड स्ट्रीम। तो क्या उसके दुष्प्रभाव के बारे में पूछा जा रहा है, मानव शरीर के ऊपर जो दुष्प्रभाव है उसके बारे में भी इसमें पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर अस्थमा। देखिए यहाँ पर ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर क्वेश्चन में कंसंट्रेट किया गया उस पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 45th नंबर क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू गुच्ची समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज़ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए मैंने पहले भी कहा, आपको बहुत बार कहा है कि कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो कि बिल्कुल यूनिक होती हैं, तो उनके बारे में जो बिल्कुल सतर्क हो जाइए कि आखिर है ये क्या। हबल का नाम सुन लिया आपने, तो ये है क्या, ऐसा कुछ आपको दिमाग में आना चाहिए। पेरिस क्लब का नाम सुन लिया, G20 का नाम सुन लिया, G7 का नाम सुन लिया, तो आपको बिल्कुल दिमाग में क्लियर करना चाहिए कि ये चीज़ है क्या, क्योंकि यूपीएससी पूछने वाली है। ये सब आप मान के चलिए। हम उससे भी ज़्यादा ये है कि आपका दिमाग खुलेगा, आपकी पढ़ाई का ढंग बदलेगा, आपका पर्सनालिटी बदलेगी। आप पेपर तो पढ़ेंगे लेकिन वो वाले पेपर पढ़ने वाले आप नहीं रह जाएंगे जो आपसे आप तैयारी करने से पहले थे। तो इसमें देखिए ऑप्शन में दिया गया है इट इज़ ए फंगस। सेकेंड ऑप्शन इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज। थर्ड ऑप्शन इज इट इज़ कमर्शियली कल्टिवेटेड इन द हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो यहाँ पर गुच्ची एक टर्म है, उसको लेके बोला गया कि ये क्या है। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या इनमें एक सही है या फिर एक से ज़्यादा सही है, ये आपको पता लगा के इसका आंसर देना है। तो क्या बोल रहा है कि ये क्या फंगस है और कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा है कि क्या इसका उपयोग है। 3 चीज़ें इसमें पूछा गया है, क्या है, कहाँ पाया जाता है, उसका क्या उपयोग है और किस एरिया में होता है, ये पूछा गया है इसमें। तो इस तरह से आपको अगली बार ऐसे ही कुछ हल्दी वगैरह की अगर कुछ न्यूज़ में रहे तो उसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किस एरिया में पाए जाते हैं। एक टिपिकली मैंने एग्जांपल लिया है, आप समझ सकते हैं। 46 number question is with reference to polyethylene terephthalate, sorry for the pronunciation, the use of which is so widespread in our daily lives, consider the following statements। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है ये है कि इट्स फाइबर्स कैन बी ब्लेंडेड विद वूल एंड कॉटन फाइबर्स टू रीइंफोर्स देयर प्रॉपर्टीज। तो इसमें क्वेश्चन में जो है पूछा गया है पॉलीथिलीन
टेरिपेथलेट के बारे में। तो अगर ये न्यूज़ में होगा तो करंट अफेयर मैगजीन में भी होगा, और करंट अफेयर मैगजीन में होगा तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा उसमें, उसके अनुसार आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसमें देखिए कैसे इसमें जानना है, ये बोला गया कि इसका जो फाइबर होता है उसको वूल के साथ और कॉटन फाइबर्स के साथ मिला के उसके प्रॉपर्टी को बदला जा सकता है। दूसरा है कि कंटेनर जो इससे बनते हैं उसको अल्कोहलिक बीवरेज के इस्तेमाल में स्टोर करने में यूज़ किया जा सकता है। तीसरा है कि बॉटल जो इससे बनते हैं उनको रिसाइकल करके दूसरे प्रोडक्ट में बदला जा सकता है। चौथा है कि आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी इजीली डिस्पोज ऑफ बाई इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। तो इसमें चूँकि ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और डिग्रेडेशन से कंजर्वेशन से रिलेटेड जो मैटर है ये उससे संबंधित है, साइंस एंड टेक से भी कुछ संबंधित है, और डिस्कवरी न्यू डिस्कवरी जो होती है, तो उस हिसाब से ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो गई है और ये न्यूज़ में आ गई मैं क्वेश्चन ऑफ पेपर में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 47वें नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बर्ड। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन है कि इसमें कौन बर्ड नहीं है। गोल्डन मैसीर, इंडियन नाइटजार, स्पून बिल, वाइट इबिस। तो 4 ऑप्शन है और इसमें आपको बताना है कौन सी बर्ड नहीं है। तो अगर अक्सर ये जो जैसे हॉर्नबिल पूछ लिया जाए, अगर किसी नाम नहीं सुना होगा तो वो नहीं बता पाएगा ये हॉर्नबिल क्या है। हो सकता है किसी को सांड जैसा कोई प्राणी लगे, गेंडा जैसा प्राणी लगे, लेकिन हॉर्नबिल एक पक्षी होता है। तो उसी तरीके से इस चीज़ को जांचने के लिए यूपीएससी ने पूछा है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज़ का। और अक्सर ये लोग न्यूज़ में होंगे इसलिए इस चीज़ का इन्होंने जिक्र किया है। और ऐसा नहीं कि सारे न्यूज़ में होंगे, उसमें एक चीज़ जो न्यूज़ में होगी वही बर्ड नहीं होगी, और उसको इन्होंने क्वेश्चन में बना लिया है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। 48 नंबर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स। बिल्कुल साधारण से क्वेश्चन है। अब इसमें भी ये पूछ लिया कि कौन कौन से जो नीचे दिए गए प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग है। क्या अल्फाल्फा है, अमरनाथ है, चिकपी है, क्लोवर है, पर्सलेन है, या फिर स्पाइनेच है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप अगर कुछ अगर बेसिक मटेरियल्स में होंगे, इकोलॉजी वगैरह में, या फिर क्या बोलते हैं बायोलॉजी से संबंधित जो चैप्टर्स हैं उसमें अगर मिल जाए तो ठीक है। मैंने उसकी नहीं पढ़ा, अच्छे से नहीं बता पाऊंगा इसके बारे में। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें आपको ये पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स क्या होते हैं, या फिर प्लांट्स के कोई अगर स्पेसिफिक गुण होते हैं वो होता है। कुछ ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैंसर रोधी ये प्लांट इनमें से कौन कौन है, कि इनमें कौन कौन से कैंसर रोधी तत्व पाए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। 49 number question is biorock technology is talked about in which of one of the following situations। तो इसमें बोला गया है बायोरॉक टेक्नोलॉजी के बारे में। जैसे मैंने बोला ना कि टेक्नोलॉजी जो संबंधित है हेल्थ से, बायोलॉजी से, या फिर टेक्नोलॉजी से, स्पेस से, तो वो सब अक्सर न्यूज़ में आ जाती है। तो टेक्नोलॉजीज को अक्सर आपको ध्यान में रखना है। एग्रीमेंट है, कोई कोई एमओयू है, उसको आपको कोई वीपन है, कोई मिसाइल नहीं आई है, उसका ये नाम ही यूनिक होता है, या फिर कोई ग्रुपिंग है, तो उसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और साथ साथ वो क्या करती है उसके बारे में डिटेल भी आपको जानना है, क्या प्रभाव है उसका। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है बायोरॉक टेक्नोलॉजी के बारे में, तो उसमें बोला गया है कि 4 ऑप्शन दिए गए उसके बारे में सही बताइए आप। तो क्या इसका उपयोग रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज कोरल रीफ्स में किया जाता है, या फिर इसका इस्तेमाल ऑप्शन नंबर बी डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स यूजिंग प्लांट रेसिड्यूज में किया जाता है, या ऑप्शन नंबर सी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज फॉर एक्सप्लोरेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ शेल गैस में किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी प्रोवाइडिंग साल्ट लीक्स फॉर वाइल्ड एनिमल्स इन फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड एरियाज में किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एक टर्म था, उसका उपयोग किस चीज़ में किया जाता है उस पर ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अभी जब अगला क्वेश्चन ऐसा कुछ पढ़ें, ऐसा कोई टर्म आपको मिले, तो उसके बारे में थोड़ा इस तरह से डिटेल में खोजिएगा उसके बारे में। और लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ भी लाइक डिसलाइक करना हो तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, और कारण ज़रूर बताइएगा। लाइक भी किया हो तो क्यों किया है, डिसलाइक किया है तो क्यों किया है, बता सकते हैं आप। और कुछ इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करने हो तो बिल्कुल कीजिए, हम आपका बिल्कुल स्वागत करेंगे। और अगर आपको करना हो तो प्लीज़ कर दीजिए, आपको याद दिलाने के लिए मैंने ये पॉज लिया है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, द मियावाकी मेथड इज़ वेल नोन फॉर द। तो यहाँ पर मियावाकी मेथड है, देखिए ये भी एक टर्मिनोलॉजी ही है, मतलब यूनिक वर्ड।
मियावाकी मेथड। तो इसमें ये पूछ लेगा कि इसको किस लिए जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है प्रमोशन ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज। क्या वहाँ पे प्रमोशन कमर्शियल फार्मिंग जो होती है एरिड और सेमी एरिड एरिया में उसका प्रमोशन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। या फिर बी नंबर ऑप्शन डेवलपमेंट ऑफ गार्डन्स यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लोरा। तो क्या गार्डन्स को डेवलप करने के लिए किया जाता है जहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लोरा का यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम लोग जीएम मस्टर्ड का बात करते हैं वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। तीसरा है क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज। क्या इसका अर्बन एरियाज में मिनी फॉरेस्ट डेवलप करने के लिए किया जाता है। या फिर चौथा हार्वेस्टिंग विंड एनर्जी ऑन कोस्टल एरियाज एंड ऑन सी सरफेस। क्या इसका विंड एनर्जी का हार्वेस्टिंग के लिए उपयोग किया जाता है। मियावाकी मेथड क्यों है और इसका क्या उपयोग है उसके बारे में ये क्वेश्चन है पूछा गया है। तो इसका बिल्कुल इस तरह के अगर अगले कोई मेथड या फिर कोई टेक्नोलॉजीज आए तो उसके बारे में आप ज़रा ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसके साथ ही 50 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं 2022 के सेशन वाले में। ये 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी का प्रीलिम GS1 कहे तो जो प्रीलिम्स का जो स्टेज है उसमें जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसका 50 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे 2 वीडियो में हम और इसको 100 क्वेश्चन तक हम इसको आराम से कवर कर लेंगे। तो चलिए बहन आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। और चलिए अगला वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।